So we are starting with the next topic, that is नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट कब होती है? नेहरू रिपोर्ट होती है आपकी 1928 में. नेहरू रिपोर्ट को समझने से पहले हमें उसकी कुछ हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि उस वक्त इंडिया में क्या चीजें हो रही थी. तो इंडिया में क्या हो रहा था? इंडिया में अब नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है. सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका आया था 1909 में. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये कौन सा था? MMR, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका कौन सा था? 1919, मॉन्टेग चैम्फर्ड रिफॉर्म, ऑल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. तीसरा रिफॉर्म आपका आने वाला है 1929 में. अब ये आता है नहीं आता उस बारे में हम बात करेंगे, पर हमें इतना समझ लेना है कि 1929 में आपका नेक्स्ट रिफॉर्म आने वाला है. इसी वजह से 1927 में ब्रिटिश लॉन्च करता है साइमन कमीशन को. साइमन कमीशन आपकी इसी सिलसिले में आती है टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ये होता है 1927 में. ये ब्रिटिश अटेम्प्ट थी टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. 1928 में नेहरू रिपोर्ट निकाली. वो किसने निकाली? मोतीलाल नेहरू. जो अक्सर नेहरू के बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू. ही इज द सन ऑफ मोतीलाल. ये है आपका मोतीलाल नेहरू. ठीक है. तो मोतीलाल बेसिकली वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. जो हमेशा गांधी के साथ होते थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. इस कमेटी के, इस रिपोर्ट के जो सीनियर थे, जो चेयरमैन थे, जो लीड कर रहे थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू. अच्छा, तो हमने ये सीख ली कि नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी. नेहरू रिपोर्ट इसलिए आई थी क्योंकि साइमन कमीशन का कुछ उनको अपोजिशन के नाम पर कुछ देना था. क्योंकि ब्रिटिश ने एक अटेम्प्ट कर ली ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो अब इंडियंस, हिंदूज भी तो करें, हिंदूज भी तो बताएं बना. क्योंकि हिंदूज ने मना कर दिया हमें ये चीज नहीं पसंद. अरे तो क्या पसंद है वो तो बताना पड़ेगा ना. तो क्या पसंद है आपको, क्या चाहिए, क्या राइट्स चाहिए, वो आपको बताने के लिए आपने निकाली, हिंदूज ने निकाली, बेसिकली कांग्रेस ने निकाली नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट वॉज एन अटेम्प्ट बाय हिंदूज, बाय कांग्रेस टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो ये बुलाते हैं एपीसी. एपीसी क्या होता है? एपीसी आपका होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस. ये बुलाते हैं, सारे पार्टीज को बुलाते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और हम सब मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. ये बेसिकली इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा. पर बेसिकली इस कमेटी में, इस रिपोर्ट में कौन लोग आते हैं? मोस्टली कांग्रेस के मेंबर्स, मोस्टली हिंदूज के. एमल को भी इसमें दावत दी थी, पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स को पता था कि हम जाएंगे तो हमारी कुछ सुनेगा ही नहीं, हमारा नाम आ जाएगा, और अगर ये रिपोर्ट फाइनलाइज हो गई तो गांधी या कांग्रेस क्या बोलेंगे? देखो इस रिपोर्ट में तो मुस्लिम्स भी थे. ये लोग कर सकते थे, तो इसलिए मुस्लिम्स गए ही नहीं कि उनका नाम आ जाए इस पार्टिसिपेशन में. ठीक है. इस कमेटी में कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे. दूसरे आपके जो बंदे थे वो थे सर तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल थे. सर अली इमाम, जो एक मुस्लिम थे. ये मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के मुस्लिम है, ये मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम नहीं है. ये बातें हमें समझनी है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि सारे मुस्लिम्स एमएल में नहीं है. हाँ, पर एमएल में सारे मुस्लिम्स हैं. समझना, एमएल में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में सारे मुस्लिम्स हैं, पर सारे मुस्लिम्स इंडिया के एमएल में नहीं है. एमएल वाज नॉट द ओनली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी. बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी. जैसे कि आप ले लो, एनडब्ल्यूएफपी में रेड शर्ट्स के नाम से पॉलिटिकल पार्टी थी. एक आपकी सिंध में थी सिंध यूनाइटेड फ्रंट के नाम से. पंजाब में पंजाब लीग थी. तो अलग अलग मुस्लिम्स की पॉलिटिकल पार्टी है, पर जो फेमस है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ठीक है. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कोई मेंबर नहीं थे. पर कांग्रेस के अंदर भी एक अच्छी क्वांटिटी मुस्लिम्स की है, जो कांग्रेस की सपोर्ट में है, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं. उनमें से थे ऐसा अली इमाम, शोएब कुरैशी जो एक और मुस्लिम है, प्रधान जो नॉन ब्राह्मण है, सुभाष चंद्र बोस, ये एक बेसिकली फेमस पॉलिटिशियन है. अगर आप इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पढ़ो तो सुभाष चंद्र बोस का बहुत नाम आता है.
इनकी बहुत सर्विसेज है एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। ये कांग्रेस के मेंबर थे। फिर ये आपके एक और मेंबर हैं हिंदू महासभा के। हिंदू महासभा वॉज बेसिकली एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पॉलिटिकल पार्टी। पे M.R. जयाकर जो हिंदू महासभा के मेंबर हैं, N.M. जोशी जो लेबर पार्टी के मेंबर हैं, सरदार मंगल सिंह ये एक सिख हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के मेंबर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी थे, जिनके अब्बा ही बेसिकली इस कमेटी के चेयरमैन है। तो इन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट करी। अच्छा, उस नेहरू रिपोर्ट में क्या था? उस नेहरू रिपोर्ट में ये था कि हमें फॉरेन से डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ये क्या होता है कि हमें सेल्फ रूल मिल जाए, ब्रिटिश तुम यहां से चले जाओ और अब हम यहां पर रूल करेंगे। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। डिक्लेरेशन ऑफ राइट शुड बी अडॉप्टेड। NWFP को हम फुल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे। अब ये बात समझना, मुस्लिम्स की क्या डिमांड थी? मुस्लिम्स ने दिल्ली प्रपोजल में भी जिन्ना ने ये बात कही थी, इससे पहले भी जिन्ना ने ये बात ये जो अपनी एक राइट है, जो अपनी डिमांड है वो ब्रिटिश के सामने रखी हुई है, वो ये थी कि NWFP एंड बलूचिस्तान इन दोनों को हमें फुल प्रोविंशियल स्टेटस देना है। समझ में आ रही चीजें? NWFP और बलूचिस्तान दोनों को हमें फुल प्रोविंशियल स्टेटस देना है। पर नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा? हम सिर्फ NWFP को देंगे, बलूचिस्तान को नहीं देंगे। अच्छा, सिंध को बॉम्बे से अलग कराया जाए, सिर्फ इतनी बात नहीं थी। देखो जिन्ना तो ये मांग रहा था कि सिंध को बॉम्बे से अलग करो, पर यहाँ पर एक जोल है, यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक इशू है। वो ये है कि कांग्रेस ने ये कहा कि सिंध को बॉम्बे से अलग कराया जाए अगर सिंध अपने खर्चे खुद उठा सकता है तब। ये बात है, सिंध अगर अपने खर्चे खुद उठा सकता है तब हम ये मान लेंगे कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दो। तो सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स शुड बी कंप्लीटली अबॉलिश। सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें नहीं चाहिए, मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब जो लखनऊ पैक में कांग्रेस ने हमारी बात मानी थी ना कि हमने मुसलमानों से इलेक्टोरेट्स दिए, खत्म। अब ये बात हम और नहीं मानते, हिंदूज का कहना। तो हिंदूज ने हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात को भी इनकार कर दिया मानने से। अब जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं। सब ये एंटी मुस्लिम चल रहा है और इन फेवर ऑफ हिंदूज है। प्रिजर्वेशन ऑफ सीज वाज रिकमेंडेड सेंटर। जिन्ना क्या चाहता था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई इन्होंने कहा क्या बोला कि नहीं, हमें सेंटर पर सारी पावर रखनी है, पावर शुड रेस्ट विद इन द सेंटर, विद इन द फेडरल गवर्नमेंट। पर जिन्ना चाहता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, बाय कैमरा लेजिस्लेचर वाज प्रपोज्ड इन एज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी वो थी आपकी हिंदू सेंट्रिक, एंटी मुस्लिम्स। इसीलिए जिन्ना ने जो बात कही, जिन्ना ने इसको कहा इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज। ये अब हम दोनों को अलग अलग करके लेकर जा रहा है, क्योंकि अब हम यूनिटी में कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदूज ने बहुत गलत बातें कर दी इसके अंदर, सारी मुस्लिम के खिलाफ करी। पर जिन्ना ने फिर भी ये बात कही, जिन्ना ने कहा कि मैंने नेहरू रिपोर्ट अटेंड तो नहीं करी, पर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारी ये 3 से 4 बातें मान लोगे तो शायद हम भी आपके नेहरू रिपोर्ट मान लें। इन्होंने नेहरू से फरमाया कि अगर आप हमारी ये 3-4 बातें मान लो तो शायद हम भी आपकी नेहरू रिपोर्ट मान लें। समझ रहे हो? तो जिन्ना बड़े डिसअपॉइंट तो थे इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से, पर जिन्ना ने ये 4 बातें रखी। क्या रखी? कि 1/3 सीट्स हमारी सेंटर में होनी चाहिए मुस्लिम्स की। जहां हमारी पॉपुलेशन कम है वहां पर भी हमारी 1/3 सीट्स हो, और जहां हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे पंजाब और बंगाल में, वहां पर हमारी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सीट्स हो। जहां हमारी पॉपुलेशन कम है वहां पर 1/3 सीट्स हो, और जहां पर ज्यादा है जैसे पंजाब और बंगाल, वहां पर हमारी अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन सीट्स होनी चाहिए। रिजर्व सीट्स मुस्लिम और बंगाल की, जो मैंने आपको समझाया। और फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये हमारी एक बात है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास हो, जो आज पाकिस्तान में भी होता है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो अपने कानून बनाती है। चौथी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेहद ज़रूरी हैं। तो
तो ये 4 डिमांड्स सरी जिन्ना ने कहा ये आप अमेंडमेंट्स कर दें नेहरू रिपोर्ट में तो हम आपकी पूरी नेहरू रिपोर्ट मान लेंगे। अगर आपने ये 4 अमेंडमेंट्स कर दी तो क्या नेहरू ने बात मानी? नहीं, नेहरू ने इसको कर दिया रिजेक्ट। जब नेहरू ने उसको रिजेक्ट करा तो जिन्ना ने भी नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा अगर हमारी 4 बातें नहीं मान रहे तो माजरत हम भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे से माजरत करी और नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश ने भी कंसिडर नहीं करा, ना मुस्लिम्स ने कंसिडर करा। हाँ समझ रहे, ना ब्रिटिश ने कंसिडर करा ना मुस्लिम्स ने करा। साइमन कमीशन को ना हिंदूज ने करा ना मुस्लिम्स ने करा। नेहरू रिपोर्ट को ना ब्रिटिश ने करा ना मुस्लिम्स ने करा। फिर जिन्ना ने इन रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट जिन्ना ने क्या निकाला? जिन्ना ने निकाला लखनऊ पैक्ट। जिन्ना ने निकाली एक अपनी जिन्ना ने निकाले 14 पॉइंट्स। Sorry, it was not Lucknow Pact, it was 14 points. जिन्ना ने इन रिस्पॉन्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट अपने निकाले 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स वो जिन्ना के 14 नुकात हैं जो जिन्ना ने कहे कि मैं इस पर स्टैंड करता हूं, मेरे हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जिन्ना ने निकाले 14 पॉइंट्स, नॉट लखनऊ पैक्ट, आई एम रियली सॉरी, निकाले 14 पॉइंट्स। सही है, चीजें क्लियर है? ये जिन्ना ने निकाले थे 14 पॉइंट्स इन 1929। सो दिस वाज अ लेक्चर ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट क्यों बनी, क्यों निकाली। तो बेसिकली इट वाज इन रिस्पॉन्स ऑफ साइमन कमीशन और नेहरू को ये बताना था कि हमारी तरफ से क्या डिमांड्स है। नेहरू एज अ हिंदू, एज अ कांग्रेस मेंबर क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जिन्ना के क्या कमेंट्स थे, जिन्ना ने क्या अमेंडमेंट्स करने को बोली, क्या नेहरू ने एक्सेप्ट करी, नहीं एक्सेप्ट करी। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन नेहरू रिपोर्ट। ओके।